नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अजित भटनागर और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करें। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके लास्ट वीडियो देख सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 के ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। ठीक है दोस्तों, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है कि बेसिकली जो चैप्टर नंबर 10 है उसको हाफ में डिवाइड कर दिया गया है इस सेशन में आने वाले के लिए। तो इस सेशन में जो दो टॉपिक्स आ रहे हैं हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका बंगाल एंड द जमींदार्स। मतलब कि बंगाल रीजन के अंदर जमींदार्स की क्या कंडीशन थी, जमींदार्स का क्या रोल था, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्हें धीरे धीरे अपना आप कह लीजिए पावर को कैसे एक्सटेंड करते हुए चले गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक में से आने वाले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राइट अबाउट परमानेंट सेटलमेंट एंड इट्स रिजल्ट। मतलब कि पहली बात कि परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बताइए कि परमानेंट सेटलमेंट क्या थी, उसको किसने इंट्रोड्यूस करा था, क्यों इंट्रोड्यूस कराया था, उसके बारे में बताइए, और साथ ही साथ उसका क्या रिजल्ट रहा था, बंगाल की इकोनॉमी के ऊपर उसका क्या रिजल्ट रहा था, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं परमानेंट सेटलमेंट के बारे में कि परमानेंट सेटलमेंट होती क्या है। तो आप देखोगे कॉलोनियल रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कॉलोनियल रूल इंडिया में सबसे पहले जहां पे एस्टैब्लिश करा था वो थी आपकी बंगाल रीजन। मतलब कि बंगाल के अंदर सबसे पहले कॉलोनियल रूल को एस्टैब्लिश करा गया था। अब बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करना चाहती थी, आप देखोगे वो स्टेट्स की रूरल सोसाइटी को और साथ ही साथ में लैंड रेवेन्यू सिस्टम को, लैंड सेटलमेंट को आप देखोगे रीऑर्डर करना चाहते थे। वो बेसिकली ये दिखाना चाहते थे कि हम रूरल सोसाइटी को, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को, लैंड सेटलमेंट को रीऑर्डर करके उसको और भी ज्यादा प्रॉस्पेरस बनाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल में कौन सी सेटलमेंट लाई गई? सेटलमेंट का मतलब है कि जैसे हमने बात करी यहाँ पे लैंड रिवेन्यू को सेटल करने के लिए अलग अलग रीजन्स में अलग अलग सेटलमेंट्स आई थी। जैसे आपकी यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट होगी, आपकी रैयत वाली सेटलमेंट होगी, आपकी महल वाली सेटलमेंट होगी। इसी तौर पे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग सेटलमेंट्स आई थी। बेसिकली जो आपके बंगाल रीजन के अंदर सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करा गया था वो थी आपकी परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट कब आई थी और क्यों इंट्रोड्यूस करा गया था। तो आप देखोगे परमानेंट सेटलमेंट आई थी आपकी ऑपरेशन में आई थी 1793 से। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम बात करें कि परमानेंट सेटलमेंट क्या है, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर आप देखोगे रिवेन्यू जो होता है, बेसिकली अभी आपको सिर्फ कह लीजिए कि एक स्मॉल अमाउंट में बताने की कोशिश करूंगा, जो रिवेन्यू होता है उसको फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, परमानेंट वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए कि कोई चीज को परमानेंट कर दिया, ना चेंज हो सकती है, ना ही अभी घटाई जा सकती है, ना ही आगे जाके बढ़ाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे कि जो रिवेन्यू था एक एस्टेट से, मतलब कि एक पर्टिकुलर, अगर हम इसको मानिए ये हमारा पर्टिकुलर रीजन है, ये हमारी पर्टिकुलर एस्टेट है, इससे आने वाला रिवेन्यू फॉर एग्जांपल 50,000। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे इस एस्टेट का जो रिवेन्यू है वो फिक्स कर दिया गया कि इस एस्टेट से, एस्टेट ए से कितना रिवेन्यू आएगा, 50,000। चाहे वो आप देख लो 1800 में आ रहा हो, 1800 में भी वो 15,000 रहेगा, 1900 में भी वो 50,000 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि परमानेंट सेटलमेंट को क्यों लाया गया था, उसके रीजंस, परमानेंट सेटलमेंट को लाने की जरूरत क्या थी, क्यों लाया गया था। तो आप देखोगे बेसिकली आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसने बहुत से रीजंस दिए थे कि हम लोग परमानेंट सेटलमेंट को क्यों ला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे कि रूरल इकोनॉमी, बंगाल की जो रूरल इकोनॉमी थी, या फिर हम कहें जो परमानेंट सेटलमेंट से आने से पहले जो सेटलमेंट चल रही थी वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही थी और बंगाल की रूरल इकोनॉमी क्राइसिस में जा रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि जो हमको रिवेन्यू नहीं आ पा रहा है, कांस्टेंट रिवेन्यू, ठीक है दोस्तों, कौन सा कांस्टेंट, लगातार जो रिवेन्यू नहीं आ पा रहा है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक नई सेटलमेंट लाते हैं, क्योंकि जो रूरल इकोनॉमी है वो क्राइसिस के अंदर है। इसी के साथ साथ
रिकरेंट फेमाइंस, बार बार फेमाइंस आते रहते हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो आउटपुट है, जो हार्वेस्ट है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, वो डिक्लाइन कर रहा था, ठीक है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये सोचा कि जब ये सभी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं तो हम परमानेंट सेटलमेंट को लेके आते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि उन्होंने क्या सोचा कि कुछ ऐसी कम्युनिटी होंगी जो कि एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कि वो कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कहेंगे, और जब वो लोग एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो ये सभी आप देखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही है कि हम कुछ कम्युनिटीज से एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करवाएंगे। उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज होएगा, और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि एक रिच कम्युनिटी, एक रिच पीजेंट की कम्युनिटी, एक रिच लैंड ओनर्स की कम्युनिटी राइज करेगी, ठीक है, एक न्यू कम्युनिटी आएगी। ये कम्युनिटी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति लॉयल रहेगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको कहा था कि आप एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करो, ठीक है। इसी के साथ साथ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम जिसके साथ रिवेन्यू सेटलमेंट करने वाले हैं उनको हम क्या तो नाम देंगे, आप देखें उनको नाम दिया जाता था जमींदार, उनको जमींदार के तौर पे डेजिग्नेट करा जाता था। अब ये जमींदार कौन होते थे? जमींदार पहले के समय पे पाए जाने वाले राजास या फिर तालुकदार, मतलब कि ऐसे लोग जिनके पास पहले से ही थोड़ा बहुत लैंड रहता था, ठीक है। तो मतलब कि जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो राजा थे, जो तालुकदार थे, उन्हीं को ब्रिटिशर्स ने जमींदार के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इन्हीं के साथ सेटलमेंट करी जाती थी, ठीक है। अब ये सेटलमेंट कैसे करी जाती थी उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी सेटलमेंट करती थी आपके, कह लीजिए, जमींदार के साथ। जमींदार कौन हो गए? आपके राजा और तालुकदार। और जमींदार पीजेंट से रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, जमींदार पीजेंट से कलेक्ट करते थे, थोड़ा सा शेयर वो अपने पास मेंटेन कर लेते, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ शेयर वो अपने पास रखते थे अपनी इनकम के तौर पे, और बचा हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे जो पहले से ही फिक्स रहता था, ठीक है। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जमींदार ने, सभी लोग ने सोचा था कि बहुत ही अच्छे से परमानेंट सेटलमेंट वर्क करेगी बंगाल के अंदर, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि उन्होंने डिमांड को फिक्स कर दिया था, रिवेन्यू डिमांड को फिक्स कर दिया था। ना ही जमींदार ने कुछ क्वेश्चन करा कि नहीं हम इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सोचा था कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे परमानेंट सेटलमेंट को लाने के ये सभी रीजंस थे, इसलिए परमानेंट सेटलमेंट आई थी। लेकिन जो उसका इम्पैक्ट था, या फिर हम कहें जो उसका रिजल्ट था, क्या रिजल्ट निकला परमानेंट सेटलमेंट का? आप देखोगे परमानेंट सेटलमेंट फेल हो गई, परमानेंट सेटलमेंट फेल हो गई। उसके पीछे भी कुछ रीजंस थे कि परमानेंट सेटलमेंट फेल क्यों हुई, ठीक है। तो आइए बात करते हैं उन पर्टिकुलर रीजंस के बारे में जिससे आपकी परमानेंट सेटलमेंट फेल हुई। तो आप देखोगे फर्स्ट रीजन था जो डिमांड्स थी, जो इनिशियल डिमांड्स थी वो बहुत ही ज्यादा थी, हाई इनिशियल डिमांड्स। मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे कहा 50,000, इसी को एग्जांपल को लेके चलते हैं। तो आप देखोगे भले ही अभी ये आपकी ये सिमिलर वही आपका रीजन हो गया, ये हाफ, अभी सिर्फ इतने लैंड पर एग्रीकल्चर चल रहा है, मतलब कि कितना रिवेन्यू आ सकेगा 25,000, इसका हाफ है तो रिवेन्यू का भी हाफ होएगा 25,000। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले से ही ये बात सोच ली थी, क्योंकि उनको पता था कि लैंड सेटलमेंट कैसी है, परमानेंट है, आगे जाके हम रिवेन्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि अभी सिर्फ इतने पे हो रही है, आगे जाके इस पर भी होएगी, इसका भी 25,000 ऐड होएगा। तो उन्होंने कहा कि हम पहले ही 50,000 लेके चलते हैं। अभी इस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, इसका रिवेन्यू नहीं आ रहा है, टोटल डिमांड कितनी होनी चाहिए 25,000, लेकिन उन्होंने इनिशियल डिमांड ही हाई रखी कि 50,000 रख लेते हैं, क्योंकि आगे जाके हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप देखोगे हाई डिमांड की वजह से आपके जमींदार पे नहीं कर पाते थे रिवेन्यू, ठीक है। दूसरा रीजन डिप्रेस्ड प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब कि 1790 आप देखोगे 1790s में जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के प्राइसेस थे जो मार्केट के अंदर दिए जाते थे, वो डिप्रेस थे, मतलब कि डिक्लाइनिंग प्राइस थे। प्राइसेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए प्राइसेस अच्छे नहीं मिलते थे। और जब
आपके पीजेंट्स को ही प्राइसेस अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं तो वो जमींदार को क्या देंगे और जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या देगा। ठीक है, तो आप ये खुद समझ सकते हो। इसी के साथ साथ आप देखोगे डिक्लाइनिंग हार्वेस्ट, जो कि हमने ऊपर एक रीजन भी पढ़ा था कि आपका जो डिक्लाइनिंग था, आउटपुट जो था वो डिक्लाइन हो रहा था। सिमिलर इसके पीछे भी यही रीजन रहा कि हार्वेस्ट अभी भी डिक्लाइन कर रहा था। परमानेंट सेटलमेंट आने के बावजूद भी आपका जो प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन करता जा रहा था। इसीलिए पीजेंट के पास मनी आ नहीं पा रहा था, वो जमींदार को दे नहीं पा रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे अपनी, आप कह लीजिए, जो परमानेंट सेटलमेंट उनमें करी गई थी। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि जो कंट्रोल था, जमींदार को अब और ज्यादा कंट्रोल कर दिया गया था। जमींदार के पास पहले बहुत ही पावर रहती थी कि वो पीजेंट से कैसे भी पैसे निकलवा लेते थे। मतलब कि उनके अपने ट्रूप्स होते थे, लठियाल्स, आपने नाम सुना होगा लठियाल्स, उनके पास अपने ट्रूप्स होते थे जो पीजेंट को मार पीट कर उनसे ले लेते थे रिवेन्यू। लेकिन अब जमींदार की पावर्स के ऊपर कंट्रोल कर दिया गया था। आप देखोगे कि उनके ट्रूप्स को डिसबैंड कर दिया गया था। ठीक है, आपके जमींदार अपनी कचहरी चलाते थे, अपने जस्टिस सिस्टम चलाते थे, उन कचहरी को भी बंद कर दिया था। उनकी जगह पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट्स आ चुके थे। ठीक है, अब अगर किसी पीजेंट को आप कह लो उनका एक्सटॉर्शन करा जाता है जमींदार के द्वारा, तो वो डायरेक्ट इन कचहरीज में ना जाकर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कचहरीज या कोर्ट बनवाए गए थे वहां पे जाते थे। और सिमिलरली जो कस्टम ड्यूटीज थी उनको भी अबॉलिश कर दिया गया था। पीजेंट से एक कह लीजिए रिवेन्यू अलग होता है और आपकी कस्टम ड्यूटीज अलग होती है। जो जमींदार होते हैं वो रिवेन्यू तो लेते ही थे, साथ ही साथ में कस्टम ड्यूटीज भी लेते थे। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट आने के बाद अब ये कस्टम ड्यूटीज लेना बंद करवा दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे ये सभी कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से आपके जमींदार कलेक्ट नहीं कर पाते थे रिवेन्यू आपके पीजेंट से और ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दे पाते थे। ठीक है दोस्तों, अब एक बात सोचिए कि अगर जमींदार रिवेन्यू नहीं दे पाता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो कुछ ना कुछ करेगी जब उसके पास रेगुलरली रिवेन्यू आ ही नहीं रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इस एस्टेट को ऑक्शन कर देती थी। ठीक है, इस एस्टेट को खरीद लेती थी। इन द सेंस आप देखोगे पीजेंट ने जमींदार को रिवेन्यू नहीं दिया, जमींदार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवेन्यू नहीं दिया, तो आप देखोगे क्या होता था। सनसेट लॉ के माध्यम से, सनसेट लॉ एक ऐसा पर्टिकुलर लॉ है जिसमें अगर जमींदार एक पर्टिकुलर डेट के सनसेट तक, सूर्य ढलने तक अगर वो रिवेन्यू पे नहीं कर पाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी एस्टेट को जब्त कर लेती है, ताकि जो रिवेन्यू वो नहीं पे कर पा रहा है वो इसकी एस्टेट को, ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार की एस्टेट को ऑक्शन करके वहां से पैसा आएगा और वो अपने रिवेन्यू को वहां से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी अच्छी खासी पॉलिसी लेके बैठी थी कि अगर ये नहीं देंगे तो हम इसकी एस्टेट को बेच देंगे और वहां से पैसा आएगा। ठीक है, और फिर वो हमसे आप कह लीजिए रेगुलर डिमांड में रहेगा। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि ये सभी चीजें चलते हुए एक ऐसी कम्युनिटी थी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जमींदार की पावर डिक्लाइन करती जा रही थी, क्योंकि जमींदार इनसे पैसा ले नहीं पा रहा था, इनको पैसा दे नहीं पा रहा था और एंड रिजल्ट क्या रहता था, इनकी एस्टेट का ऑक्शन हो जाता था। तो आप देखोगे कि इसी टाइम पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी जो अपनी पावर के अंदर इंक्रीमेंट कर रही थी, गेन कर रही थी। वो थे आपके जोतेदार्स। जोतेदार्स को और बहुत से अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे आप देख लीजिए आपके हलौदार्स, आपके गंदातिंदार्स, आपके मंडल्स। ठीक है, अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। तो आप देखोगे कि जोतेदार कौन थे, जोतेदार रिच पीजेंट्स हैं। मतलब कि आप इतना तो जानते ही हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है वो 3 फेज के अंदर डिवाइडेड है, रिच पीजेंट्स, मिडिल क्लास पीजेंट और पुअर पीजेंट। तो जो जोतेदार हैं वो आपकी रिच पीजेंट है, उनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, लैंड है उनके पास अच्छा खासा। ठीक है, धीरे धीरे जो जोतेदार थे वो अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे थे, क्योंकि उनका पुअर कल्टीवेटर के ऊपर कंट्रोल रहता था। मतलब कि आपके जोतेदार का पुअर कल्टीवेटर के ऊपर कंट्रोल रहता था, वो उनसे टच में रहते थे। क्योंकि आप देखोगे कि जो जमींदार है, जमींदार के अपने पैलेस होते थे, क्योंकि पैलेस भी होते थे, क्योंकि वह हो कौन, आपके राजा ही तो है, राजा या तालुकदार ही तो है, तो उनके अपने पैलेसेस होते थे।
तो आप देखोगे कि ये जो पैलेस होते थे ये आउटस्कर्ट्स में होते थे, मतलब कि विलेजेस के अंदर नहीं होते थे। आपके जो जमींदार हैं वो विलेजेस के अंदर प्रिवेल नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, कौन रहता था इन लोकल कम्युनिटीज के साथ, लोकल कल्टीवेटर्स के साथ? तो आप देखोगे कि जो आपके जोतेदार हैं वो इन पुअर कल्टीवेटर्स के साथ आपके स्मॉल विलेजेस के अंदर रहते थे। भले ही वो पीजेंट्स हैं, मतलब कि रिच पीजेंट्स हैं, पैसा है उनके पास, लेकिन वो पैलेस में नहीं रहते थे, वो इन्हीं विलेज में आपके लोकल कम्युनिटीज के साथ रहते थे। जोतेदार क्या करते थे? जोतेदार कम्युनिटीज को मोबिलाइज करते थे, पीजेंट कम्युनिटी को मोबिलाइज करते थे। आप एक वर्ड देख रहे होगे यहाँ पे, रॉयल्स। ठीक है, RYOTS, ये जो वर्ड है ये यूज करा जाता है पीजेंट्स के लिए। ठीक है, तो आप देखोगे कि जोतेदार आपके रॉयल्स को, आपके पीजेंट्स को मोबिलाइज कर रहे थे, जानबूझकर डेलिबरेटली वो पेमेंट को डिले करवाते थे। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि ये सभी करवाने का रीजन क्या था, जोतेदार ऐसा क्यों करवा रहे थे, उसके पीछे का एक प्रीमियर मोस्ट रीजन ये था कि जब कभी भी ये एस्टेट, जमींदार की एस्टेट जब कभी भी ऑक्शन करी जाती थी तो उसको पावर में लेने या उसको परचेज करने कौन जाता था? वो आपके जोतेदार ही होते थे। इसी वजह से धीरे धीरे जोतेदार की पावर इंक्रीज हो रही थी कि वो पीजेंट से डेलिबरेटली पेमेंट को डिले कराते थे ताकि जमींदार की एस्टेट ऑक्शन पे हो जाए, उसको बेचने लगा दिया जाए और जोतेदार जाके उसको खरीद ले और उनकी पावर और बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली अभी तक हम इतना कर चुके हैं कि बंगाल के अंदर परमानेंट सेटलमेंट लगाई गई थी। लगाने के पीछे के रीजन क्या थे, किसके साथ लगाई गई थी, वो फेल क्यों हो गई, और एक ऐसी कम्युनिटी थी जो धीरे धीरे राइज कर रही थी। ठीक है, लेकिन जहां पे हम बात कर रहे हैं कि जोतेदार धीरे धीरे राइज कर रहे थे, तो क्या जमींदार, क्या वो राजा, क्या वो तालुकदार शांति से चुपचाप रहकर अपनी एस्टेट को जाते हुए देखते? क्या वो बिना किसी कुछ को करे, क्या वो अपनी एस्टेट ऐसे जाने देते? तो आप देखोगे ऐसा नहीं था। जमींदार भी कम नहीं थे, उन्होंने भी अलग अलग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करा था अपने एस्टेट को बचाए रखने के लिए। अब ये प्रैक्टिस क्या थी? बहुत सी प्रैक्टिसेस हैं, हम सभी प्रैक्टिस का आप कह लीजिए कि शॉर्ट में जानेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में। पहली है फिक्सटिशियस सेल, मतलब कि पहले से ही फिक्स है कि खरीदने कौन वाला है, पहले से ही ये फिक्स रहता था कौन खरीदने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इस एस्टेट का ऑक्शन हो रहा है, तो इस ऑक्शन के अंदर आपके जमींदार के ही एजेंट और उनके स्लेव्स रहते थे। ठीक है, अब पहले से ही पता होता था कि या तो ये एजेंट या फिर ये स्लेव, जमींदार का, जिस जमींदार की एस्टेट का ऑक्शन हो रहा है, या तो वो ही एस्टेट के एजेंट रहेंगे या फिर उनके ही स्लेव रहेंगे, वो ही उनको खरीदते थे ताकि खरीदने के बाद वो अपने मालिक को वापस से एस्टेट दे दी है। ठीक है, ये हो गई पहली फिक्सटिशियस सेल, पहले से ही फिक्स है कि आपके जमींदार के ही एजेंट खरीदने वाले हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी है प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू वुमेन, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पॉलिसी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रूल बनाया हुआ था कि अगर किसी वुमेन के नाम पर एस्टेट होगी, फॉर एग्जांपल अगर ये एस्टेट, जो जमींदारी है, जो एस्टेट है, वो किसी वुमेन के नाम पे है, तो रिवेन्यू अगर पे भी नहीं कर पा रहे हैं, वो जमींदार अगर रिवेन्यू पे भी नहीं कर पा रहे हैं, तब भी इस एस्टेट का ऑक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब कि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रूल था कि अगर जो प्रॉपर्टी है वो वुमेन के नाम पे है तो उसको ऑक्शन पे नहीं लगाया जा सकेगा। ठीक है, तो जो कुछ जमींदार थे वो क्या करते थे, जब उनको दिखाई देता था कि वो रिवेन्यू पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो क्या करते थे, वो अपने वुमेन के नाम पे, अपनी मदर के नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे या फिर अपनी डॉटर के नाम पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा देते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है, इसके बाद तीसरी पॉलिसी है मैनिपुलेशन बाय एजेंट्स। एजेंट्स, आपके जमींदार के एजेंट्स आपके ऑक्शन को आप देखोगे वो मैनिपुलेट करते थे। कैसे मैनिपुलेट करते थे? फॉर एग्जांपल, इस एस्टेट का ऑक्शन हो रहा है, ठीक है, इस एस्टेट के ऑक्शन के अंदर ही आपके जो जमींदार के एजेंट है वो मौजूद रहेंगे। आपके एजेंट्स आउट बिडिंग करेंगे, मतलब कि अगर कोई रियल परचेजर 5 लाख कह रहा है तो वो 10 लाख कहेंगे, अगर कोई रियल परचेजर 10 लाख कह रहा है तो वो 20 लाख कहेंगे। मतलब कि जो आखिरी बोली होती थी, जो आखिरी बिड होती थी, वो एजेंट्स की ही होती थी। ठीक है,
फिर कुछ दिनों बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी एजेंट्स के पास कि लाइए आपने इस एस्टेट को इतने पैसे में खरीदा था, उसकी पेमेंट करिए, तब एजेंट्स क्या करते थे, तब एजेंट्स मना कर देते थे कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इस वक्त हमारे पास नहीं है, उस वक्त पे था, इसलिए अब हम इस एस्टेट को नहीं खरीद पाएंगे। सिमिलरली वापस से ये प्रोसेस होता था, वापस से कुछ दिनों बाद एस्टेट को ऑक्शन पे लगाया जाता था, दूसरा एजेंट आता था, वो आउटबिड करता था, और वापस से जब ईस्ट इंडिया कंपनी उससे पैसे मांगने जाती थी तो वो पैसे नहीं देते थे। यही साइकिल चलती रहती थी और एंड रिजल्ट क्या होता था, एंड रिजल्ट में जो बिडर्स हैं वो थक जाते थे, उनको पता चल जाता था कि ये एजेंट्स बार बार आते रहेंगे और ये साइकिल चलती रहेगी, और एंड रिजल्ट ये निकलता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी लो प्राइसेस के अंदर, ठीक है, लो प्राइसेस के अंदर ही उसी जमींदार को वो एस्टेट वापस से बेच देती थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और आपकी कह लीजिए प्रैक्टिस है, पॉलिसी है, वो है बेनामी। बेनामी मीन्स आपके जो पेपर्स हैं, जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, वो किसी दूसरे पर्सन के नाम पे कर दिए जाते थे, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर आती थी एस्टेट के ऊपर कब्जा करने के लिए तो उनको दिखाया जाता था कि ये एस्टेट तो इस पर्सन के नाम पे है ही नहीं, ये तो दूसरे पर्सन के नाम पे है। फिर वहां पे पेपर्स चेंज करे जाते थे, असली जमींदार के नाम पे पेपर बनाए जाते थे और वापस से किसी दूसरी पॉलिसी को अडॉप्ट करा जाता था। लास्ट पॉलिसी जो कि अडॉप्ट करी जाती थी वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स आप देखोगे, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी ट्रूप्स, जमींदार के लठियाल, अगर एस्टेट का ऑक्शन हो गया, अच्छे से ऑक्शन हो गया, एक असली परचेजर ने उसको खरीद भी लिया, लेकिन जब असली परचेजर उस एस्टेट के अंदर रहने आता था, लिव करने आता था, तो जो लठियाल थे या तो वो उनको मारपीट के भगा देते थे, और अगर लठियाल भी अपने काम में फेल हो जाते थे, अगर वो परचेजर बहुत ही ज़्यादा अड़ी था और वो उस एस्टेट के ऊपर कंट्रोल कर ही लेता था, तो आप देखोगे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जो आपके पीजेंट्स थे, पीजेंट्स रिवॉल्ट कर देते थे कि हम इस आउटसाइडर के अंदर काम नहीं करने वाले। मतलब कि ये जो बाहर से आया है ना, ये जो बाहर से आया है हमारे ऊपर काम कराने के लिए, हमसे हमारे ऊपर रूल करने के लिए, पीजेंट रिवॉल्ट कर देते थे कि हम इसके अंडर काम नहीं करेंगे, हमारा पुराना जमींदार लाके दो। और ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस से हार कर जो एस्टेट है वो उसी जमींदार को देनी पड़ती थी। मतलब कि जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जोतेदार के पास भी अपनी प्रैक्टिसेस थी अपनी पावर को गेन करने के लिए, वहीं पे जमींदार के पास भी अपनी प्रैक्टिसेस थी, और ये ऐसे ही चलता रहता था। ठीक है, लेकिन आप देखोगे 1930s तक जमींदार ऐसे करते रहे थे, अलग अलग प्रैक्टिस, अलग अलग पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए जमींदार अपनी पावर को मेंटेन करके रखे थे। लेकिन 1930s के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था, ग्रेट डिप्रेशन आया था और उसका रिजल्ट ये निकला था कि 1930s के बाद जमींदार की पोजीशन डिक्लाइन करी थी और जोतेदार या फिर हम कहें हलावदार, मंडल, गंदा तिंदार की पोजीशन राइज करी थी। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली ये था डिस्क्रिप्शन आपके परमानेंट सेटलमेंट का और उसके रिजल्ट का। आइए अब बात करते हैं इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका राइट अबाउट फिफ्थ रिपोर्ट, मतलब कि जो फिफ्थ रिपोर्ट है, जहाँ पे अब हम पहले बात करेंगे कि फिफ्थ रिपोर्ट होती क्या है, और उसी के साथ साथ आपको देखेंगे कि फिफ्थ रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, फिफ्थ रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन कहाँ से आया और वो किसने लिखी थी, क्यों लिखी थी, उसके बारे में सभी बातें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे कि फिफ्थ रिपोर्ट बेसिकली है क्या, एक नॉर्मल रिपोर्ट है जो कि सबमिट करी गई थी आपकी 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट सबमिट करी गई थी 1813 में, जिसको हम फिफ्थ रिपोर्ट के नाम पे जानते हैं। फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर मेंशन क्या था, आप देखोगे रिपोर्ट के अंदर वेरियस चेंजेस मेंशन थे। ठीक है, अब बेसिकली इसका नाम फिफ्थ रिपोर्ट कहां से पड़ा, तो आप देखोगे ये और कोई सा नाम नहीं है, बेसिकली जो फिफ्थ सीरीज है एक रिपोर्ट की। अब आपकी एक रिपोर्ट आती है तो आप देख सकते हो कि उनकी अलग अलग सीरीज हो सकती है, रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3, रिपोर्ट 4 एंड रिपोर्ट 5। तो ये जो रिपोर्ट 5 है, ये जो सीरीज चलती आ रही है, उसकी जो 5वीं रिपोर्ट है, उसी वजह से इसका नाम फिफ्थ रिपोर्ट पड़ गया। मतलब कि एक रिपोर्ट की 5वीं सीरीज, फिफ्थ सीरीज को फिफ्थ रिपोर्ट के तौर पे जाना जाने लग गया। आप देखोगे फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर वेरियस चेंजेस मेंशन थे कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हो रहा है।
बेसिकली फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटीज के बारे में बात करी गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आपके बंगाल और मद्रास के अंदर कैसा रूल चल रहा है, वो किस तरीके से रूल कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर पिटीशंस थी, जमींदार की, रॉयट्स की पिटीशन मेंशन थी। जमींदार और रॉयट्स ने अपनी बातें कही हुई थी। साथ ही साथ रिपोर्ट्स मेंशन थी कलेक्टर्स की, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट्स मेंशन करी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। साथ ही साथ रिपोर्ट के अंदर स्टैटिस्टिकल टेबल्स मौजूद थे रिवेन्यू रिटर्न के ऊपर। मतलब कि आप देखोगे कि ब्रिटेन को एक ईयर के अंदर या एक मंथ के अंदर कितना रिवेन्यू कलेक्शन हुआ और उसका कितना शेयर, कितना रिवेन्यू रिटर्न गया है ब्रिटेन के पास, वो स्टैटिस्टिकल टेबल्स भी थे। साथ ही साथ में रिवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि आपके बंगाल और मद्रास के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से रिवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो कर रही थी, उस सभी के बारे में फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, अब बेसिकली ये क्यों करा गया था, तो आप देखोगे कि ब्रिटेन के अंदर कुछ ग्रुप्स थे, कुछ आप कह लीजिए प्राइवेट ट्रेडर्स हो गए, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है, ठीक है, वो चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है ना इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर, उसको तोड़कर आपके प्राइवेट ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ऑप्शन दिया जाए, उन लोगों को भी फ्री ट्रेड करने का मौका दिया जाए कि वो लोग भी इंडिया और चाइना के साथ ट्रेडिंग कर सके। ये जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो इसको खत्म करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स और आपके इंडस्ट्रीज ने कहा कि ये जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी रन कर रही है इंडिया में, इसका बेनिफिट किसको जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये ब्रिटेन एज अ नेशन, मतलब कि एक कंट्री को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। सारा बेनिफिट किसके पास जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर कंपनी मिसरूल कर रही है और मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, आपके जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो करप्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी ग्रीड की वजह से सारा बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी को, कंपनी के ऑफिशियल्स को जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे कि कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा, मतलब कि बेसिकली आप देखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ऑर्डर करा गया था ब्रिटेन की तरफ से कि अब आप रेगुलर रिपोर्ट्स बनाएंगे, किस रीजन में कितने टाइम पे क्या रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, कितना आपने ब्रिटेन को भेजा, सभी चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने एक कमेटी को अपॉइंट कर दिया, एक कमेटी अपॉइंट करी गई ताकि वो इंडिया में ही रहेगी, वो देखेगी आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कैसा हो रहा है, वो कैसे रूल कर रहे हैं। बेसिकली प्राइवेट ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज चाहते थे कि हमको भी मिल जाए इंडिया में रूल करने को, बेसिकली या कहेंगे कि ट्रेड करने को, हम भी फ्री ट्रेड कर सके, हम भी बेनिफिट ले सके, तो इसीलिए यहाँ पे बातें आई थी। लेकिन जब आपकी फिफ्थ रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स जारी करी गई उसके अंदर वेरियस चीजें मेंशन करी गई थी। फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेशन, रिवेन्यू कलेक्शन, आप कह लीजिए और दूसरी बातों को मेंशन करा गया था। साथ ही साथ जब हिस्टोरियंस ने इन रिपोर्ट्स को पढ़ा है, ठीक है, तो आप देखोगे हिस्टोरियंस ने हमको ये बताया है कि फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर एग्जैजरेशन है, मतलब कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि जो उस वक्त में रिपोर्ट्स के अंदर ये कहा गया है कि जमींदार का रोल पूरा खत्म हो गया था, जमींदार का कंट्रोल खत्म हो गया था, लेकिन उस वक्त पे ऐसा नहीं था। जमींदार पावर में थे, वो अपनी अथॉरिटी मेंटेन कर पा रहे थे। मतलब कि फिफ्थ रिपोर्ट बेसिकली एक रिपोर्ट, एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट है जो फिफ्थ है, और उसी के बारे में आप कह लीजिए उसके अंदर अलग अलग चीजें हैं कि मद्रास और बंगाल के अंदर कैसा रूल हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन, रिवेन्यू कलेक्शन, उन सभी चीजों के बारे में मेंशन करा गया। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे जाकर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेजॉरिटी आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इट विल बेनिफिट यू ओनली एज इट विल गिव यू रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट आवर वीडियोस, आवर कॉन्टिन्यूअस नोटिफिकेशन इट विल बी प्रोवाइडेड बाय यू। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए इस चैप्टर को, फर्स्ट टॉपिक को अभी यहीं पे एंड करते हैं।